चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है, वी हैव ऑलरेडी हैड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इन क्लास 11। तो जब हम वेव्स पढ़ रहे थे तो क्लास 11 में, तो यू एंड आलोक यूज्ड टू अटेंड द क्लासेस। बाकी आई एम श्योर बाकी लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा। So we'll have a quick overview of what interference is, and then subsequently we'll be studying Young's modulus, Young's double slit experiment, right? सबसे पहले इंटरफेरेंस का अगर लिटरल मीनिंग समझें तो इंटरफेरेंस इज लाइक डिस्टर्बेंस, राइट? तो अभी डिस्टर्बेंस तभी होगा जब मोर देन वन वेव विल बी ट्रेवलिंग। तो इंटरफेरेंस के लिए यू नीड टू वेव्स, राइट? एंड दीज टू वेव्स शुड साइमल्टेनियसली ट्रेवल इन अ मीडियम। अब इंटरफेरेंस को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, मान लीजिए दो वेव्स हैं y1 एंड y2 एंड दीज वेव्स आर ट्रेवलिंग इन एनी मीडियम, देन बिकॉज ऑफ देयर इंटरैक्शन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट will be the vector sum of these two displacements। ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम होता है। 11th में जब आपने पढ़ा था तो वेक्टर पर फोकस नहीं किया था, हमने सीधे सीधे y is equal to y1 plus y2 बोल दिया था। दिस बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, जब वेव्स दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो प्लस हो जाता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो माइनस हो जाता है। बट अगर आप रिजल्टेंट की बात करो तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम, ओके? व्हेन टू, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो when two or more waves travel simultaneously in a medium, then the resultant displacement of the particle due to the superposition is the vector sum of the displacements produced by the individual wave, right? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिकोड दिस फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या। देखिए, इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। आपकी जो दो वेव्स हैं ये सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड। ये दो नेसेसरी कंडीशन है। बाकी फेज की कंडीशन हम अभी डिराइव करके फिर आपको समझाते हैं, राइट? तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? जब एक से ज्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी है और जिनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो redistribution of intensity takes place, right? And why does this redistribution of intensity takes place? Reason being the superposition of waves. Because of the superposition of the moving waves, at certain points the intensity increases and at certain points the intensity decreases। जहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है वहां पर हमें मैक्सिमा मिलता है, एंड ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स जहां पर हमें मिनिमा मिलता है, या आप कह सकते हो कि वेव्स ऑपोजिट फेज में मिलते हैं, उस पॉइंट पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। दीपिका, क्या थोड़ा थोड़ा सा याद है 11th वाला? थोड़ा थोड़ा सा द पॉइंट्स वेयर द वेव्स मीट इन द सेम फेज। अभी फेज की बात अगर ना भी करें तो दोज पॉइंट्स एट विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, उन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। अभी हम दो वेव्स ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब वेव की इक्वेशन आप कैसी भी ले सकते हो, y2 is equal to a2 sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस माइनस 5। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अभी मैं आपको इस जगह पर एक डायग्राम आपकी बुक में बनाए, वो मैं अभी नहीं बना रहा हूं,
क्योंकि अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे। एक बार हम कोहेरेंट सोर्स पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बैक एंड पे होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए पहली वेव है आपकी A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव है आपकी A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर रख दो और आप इसको फाइनली सॉल्व करो यूजिंग द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। ये याद है? या आप कह सकते हो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये हम लोगों ने 11th में डिराइव किया हुआ है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, के बीइंग अ कांस्टेंट। ओके, तो बैक एंड पे ऐसा चल रहा होता है। इसी इक्वेशन को जब आप मॉडिफाई करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग फेज पाथ डिफरेंसेस दिए हैं तो वेव्स की इक्वेशन अकॉर्डिंगली मानेंगे। बट जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आप सीधे सीधे दोनों वेव्स ऐसे ले सकते हो। अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करूं तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दिस विल गिव मी a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस 5 में से जो आपका मनो ले लीजिए। बुक में प्लस लिया हुआ है तो मैंने माइनस ले लिया है। दिस इज A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहां पर फॉर्मूला ओपन कर दो साइन A माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला। इसको एक्सपैंड अगर आप करें तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। इसको और इसको अगर कांस्टेंट कॉमन ले लें तो यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos phi इंटू यहां पर क्या है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही लेके चलते हैं तो यहाँ पर भी प्लस माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर यू विल गेट प्लस माइनस A2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सेम डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11th में। एक सेकेंड, इतने पार्ट को हमने मान लिया A1 प्लस A2 cos फाई, इसको हमने मान लिया A cos थीटा, एंड द सेकेंड पार्ट A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसको हमने मान लिया A साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर सकते हो तो इधर आपको मिल जाएगा A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस पार्ट विल बी 1। यहां पर देखिए क्या मिलना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 cos फाई। 11th में कर चुके हैं तो बहुत जल्दी में बता रहा हूं, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दिस विल गिव यू A स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो तो यू विल गेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब वापस अपनी पहली स्टेटमेंट पे जाते हैं। मैंने आपको बोला था दिस इज द वेक्टर सम। अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो वेक्टर के रिजल्टेंट वाला ही फॉर्मूला आ रहा है, इजंट इट?
f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos phi. You're getting the same very formula. And if you wish to find the एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a2 sin phi डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos phi. ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसा ही है, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एनी ऑफ द वेक्टर्स, राइट. अब क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन सिंपली राइट इट I1 प्लस I2 प्लस 2 under root I1 I2 cos phi is nothing but your resultant intensity. So this is the expression for the resultant intensity produced by the interference of the two waves. अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा. अगर मैं आपसे बोलूं दैट phi is less than pi by 2, राइट. cos थीटा का ग्राफ चेक कर लो, 0 pi by 2. Yeah. If phi is less than pi by 2, तो अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन में देख रहा हूं तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी. दैट मीन्स cos phi विल बी पॉजिटिव. अगर cos phi पॉजिटिव है तो 100% I की वैल्यू I1 प्लस I2 से ज्यादा आएगी. ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. और अगर मैं आपसे बोलूं दैट phi इज, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलूं दैट phi इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 अपनी प्रिंसिपल डोमेन में, तो cos phi की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. और अगर cos phi की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो I की वैल्यू इज लेस देन I1 प्लस I2, राइट. और अगर मैं यहाँ पर cos phi को पाई बाई 2 बोल दूं तो I की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2. ये तीन इक्वेशन है. इन तीन इक्वेशन से एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही होगी तो I1 प्लस I2 से ज्यादा हो रही होगी, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है तो I1 प्लस I2 से कम हो रही है, राइट. क्या हम इन तीन एक्सप्रेशन को देख के ये कह सकते हैं कि देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी? बताइए. कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से कम हो रही है, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा हो रही है. We can clearly conclude that there is a variation in the intensity, right? और ये जो variation in the intensity है, this is basically interference. This is an outcome of the interference. I guess my point is pretty clear. मैथमेटिकली हम ये देख पा रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है जिसकी वजह से इंटेंसिटी वेरी कर रही है. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, आपका cos phi का जो रेंज है वो -1 से +1 होता है. अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos phi की वैल्यू +1 होनी चाहिए. अगर cos phi की वैल्यू +1 है तो ऑब्वियसली phi की जनरल वैल्यू हो गई 2n pi, राइट, where n starts from 0, 1, 2 and so on. अब we'll be using delta x is equal to 2 pi upon delta phi is equal to 2 pi upon lambda delta x. यहां से हम delta x की वैल्यू निकाल सकते हैं. Yes, we can find the value of delta x. Delta x will be lambda upon 2 pi into delta phi and delta phi is 2n pi. यहां से हम कह सकते हैं अगर फेज डिफरेंस ऐसा है और पाथ डिफरेंस आपका ऐसा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट. ये टर्म्स याद रखिएगा, यंग्स डबल स्लिट में ये यूज होंगे. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक चीज देखिए, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है cos phi 1 है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब a की वैल्यू a मैक्स हो जाएगी. यहां पर मैं ले लूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos phi 1 है तो a मैक्स का स्क्वायर आपको मिल गया a1
प्लस A2 का होल स्क्वायर, या आपको A मैक्स मिल गया A1 प्लस A2. That means the maximum amplitude is simply the addition of the two amplitudes, right? अच्छा, I is directly proportional to A square, right? A max, इस पूरी इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दो, A max का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. तो A max के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं I max. तो I max जब कभी भी आपको एम्पलीट्यूड के फॉर्म्स में निकालना होगा तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा. मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसे निकलेगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसे निकलेगा. बहुत से लोग गलती करते हैं. आप अगर जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, आपको शुरू में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अभी देखते हैं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है. अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो cos फाई की वैल्यू -1 होगी, राइट? और अगर cos फाई की वैल्यू -1 है तो फाई की वैल्यू हो गई 2n-1 पाई होगी. n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? n की वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ध्यान रखिएगा, n यहाँ पे कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और n यहाँ पे कहां से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर यहाँ पर गलती होगी तो जो डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट मिस कर जाओगे और एक फ्रिंज आपको मिलेगी नहीं. ठीक है, ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्हें तो बताने की जरूरत है नहीं. तो व्हाट विल बी A min का स्क्वायर? A min का स्क्वायर विल बी A1 minus A2, and what will be I min? I min will be A1 minus A2 का whole square. What will be delta phi is equal to 2 pi upon lambda into delta x. This gives us delta x is equal to lambda upon 2 pi into delta phi will be 2n minus 1 pi. Pi and pi gets cancelled. This will be lambda n minus 1 by 2. This is the path difference for destructive interference. This is the phase difference for destructive interference. ये पॉइंट्स हमें याद रखना है. ओके, अब आपके MCQs के लिए कुछ, वैसे तो क्वेश्चंस में ही करना बेटर है बट कर लेते हैं. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. आपको मान लीजिए A1 एंड A2 दो वैल्यूज गिवन है, राइट? तो I1 अपॉन I2 विल बी A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ I max अपॉन I min, तो I max इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, I min इज A1 minus A2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी A1 plus A2 डिवाइडेड बाय A1 minus A2 का होल स्क्वायर. तो एक दो क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे. दूसरी चीज I max डिवाइडेड बाय I min. अगर इंटेंसिटीज दी हैं तो दिस विल बी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. यू कैन राइट इट दिस वे एज वेल. ठीक. दूसरा, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था एम्पलीट्यूड्स आर आइदर एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल. लेट अस अज्यूम अ कंडीशन वेयर द एम्पलीट्यूड्स आर सेम. मतलब हम A1 और A2 को इक्वल कर लेते हैं, मान लेते हैं A0, राइट? तो अगर ऐसा है तो I1 और I2 भी इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू I0. What will be the value of I max? I max will be under root I0 plus under root I0 का whole square. यहाँ पर गलती होती है. This is 4I0. ध्यान रखिएगा, 2I0 नहीं आता है, यहाँ पर 4I0 आता है. What will be I min? I min will be under root I0 minus under root I0 का whole square. This will be 0. तो अगर दो इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एनी वन वेव एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 0.
ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ऐसे ही हम ए मैक्स भी कह सकते हैं, ए मैक्स विल बी 2a0 एंड ए मिन विल बी 0। आई होप बात क्लियर है। यस चलो एक चीज और देखो, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था ए का, दैट वाज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये था। कंडीशन वही लगा देते हैं, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a0, सो a विल बी 2a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर cos फाइव, राइट। तो यहां पर आ जाएगा 2a0 स्क्वायर 1 प्लस cos फाइव। अब cos फाइव को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। अगर ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, माइनस 1 से 1 कटेगा, 2 2 4 आ जाएगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2a0 cos 5/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। क्लियर है। अच्छा इसको ऐसे भी, व्हाट इज 2a0, व्हाट इज 2a0, 2a0 इज a मैक्स। ये क्वेश्चन शायद कहीं पूछा गया है, a इज इक्वल टू a मैक्स cos 5/2, this is what it gives, a is equal to a max cos 5/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर इसी रिजल्ट को हम इंटेंसिटी के फॉर्म में करना चाहें तो I विल बी I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू I0 cos 5, 2 I0 बाहर ले लो, 1 प्लस cos 5 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 I0 इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2। अगर आप में से क्या, आपने अगर अभी पोलराइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या, I इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 एंड व्हाट इज 4 I0, 4 I0 इज I मैक्स। पोलराइजेशन में एक लॉ ऑफ मॉलस है, वो यहीं से बनता है। पढ़ लिया तुमने? दीपिका कोर्स फिनिश हो गया क्या तुम्हारा? कोर्स हो चुका है क्या बेटा? ग्रेट, चलो इट्स वेरी गुड। ये क्लियर है, ये सारे रिजल्ट्स छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बट इंपॉर्टेंट। इतना जो पार्ट है दिस इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। अब लेट्स टॉक अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट एक्सपेरिमेंट हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। Okay, before we start Young's double slit experiment, let us talk about coherent sources. जब आप coherent source समझोगे तभी you will understand why अभी हमने वो डायग्राम नहीं बनाया है अभी तक। ठीक, मान लीजिए जो दो वेव्स हैं I1 और I2, एक सोर्स है जो सोर्स S1, सोर्स S2, ठीक। S1 और S2 के बीच में एक कांस्टेंट फेज है, ध्यान से समझना। देयर इज अ कांस्टेंट फेज बिटवीन S1 एंड S2, मान लेते हैं वो कांस्टेंट फेज है φ0।
कांस्टेंट फेज फाई नॉट एग्जिस्ट बिटवीन S1 एंड S2. S1 से जो इंटेंसिटी आ रही है दैट इज I1, S2 से जो इंटेंसिटी आ रही है दैट इज I2. अगर कांस्टेंट फेज फाई नॉट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि फेज डिफरेंस फाई, this will be phi naught plus 2 pi upon lambda into delta x. क्या मैं फेज की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? इन केस मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि दोनों सोर्सेस जो वेव्स एमिट कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट फेज के साथ एमिट कर रहे हैं. ऐसे सोर्सेस की वजह से अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरफेरेंस होगा तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, राइट? फाई नॉट इज अ कांस्टेंट, राइट? अगर आपको इन दोनों सोर्सेस से एमिट होने वाली लाइट या वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस चाहिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है दैट फाई नॉट शुड बी कांस्टेंट. अगर फाई नॉट कांस्टेंट नहीं है तो हमें इन दोनों सोर्सेस से जो भी लाइट वेव्स मिल रही हैं वो कभी भी इंटरफेयर करती हुई नहीं मिलेंगी. द सोर्सेस हैविंग constant initial phase difference are known as coherent sources. ऐसे sources जिनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. बहुत से लोग इसको एज जीरो ही परसीव करते हैं बट ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं है कि ऐसे दो सोर्सेस जिनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है वही कोहेरेंट है. नहीं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, π/6, π/3, π/2, एनी वैल्यू, बट इट शुड बी कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई two independent sources can't produce interference. ठीक, मान लीजिए आपके पास एक लाइट सोर्स है. अब इस लाइट सोर्स से जब लाइट एमिट होती है, द एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इज बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन. ये अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. एक्साइटेशन ऑफ इनफाइनाइट एटम्स. बहुत सारे एटम्स एक साथ एक्साइट होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअली होता क्या है, एटम्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं. कभी कभी वो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में फंस जाते हैं. कोई भी एटम मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकता. ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम श्योर. तो जब उसे हायर लेवल से लोअर लेवल पे आना होता है तो इट एमिट्स सर्टेन एनर्जीज. वो एमिशन, और अभी हमें एमिशन, लाइमन बाल्मर, सारे स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो थोड़ा बेटर क्लियर होगा, राइट? दिस प्रोसेस इज रैंडम. दिस इज व्हाट इज द की पॉइंट. दिस एक्साइटेशन ऑफ इनफाइनाइट एटम्स इज अ रैंडम प्रोसेस. दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रैंडम प्रोसेस, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस. डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका आउटकम हम सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं. बट जैसे आप लोगों ने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी होगी जिसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आई एम श्योर पढ़ा होगा. यस दीपिका? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑल दीज फंक्शंस आर एन आउटकम ऑफ अ रैंडम प्रोसेस. पढ़ा है? ओके, तो वैसे ही इन लाइट्स, इन एटम्स का एक्साइटेशन भी एक रैंडम प्रोसेस है. ओके, तो कुछ एटम किसी मोमेंट पे एक्साइट हो रहे हैं, कुछ एटम किसी और मोमेंट पे एक्साइट हो रहे हैं, राइट? अब जो वेव बन रही है लाइट की वो इन्हीं एटम्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल एटम्स ही अलग अलग टाइम पर एक्साइट हो रहे हैं, राइट? द वेव्स व्हिच आर एमिटेड बाय द लाइट सोर्सेस
they are formed by the combination of different pulses of this sort, and these pulses are emitted by different atoms. बाद में हम फोटोन पे आएंगे, अभी नहीं. इस वजह से इनका इनिशियल फेज हमेशा चेंज हो जाता है. ओके, अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कंसिडर करेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेस का फेज इंडिपेंडेंटली चेंज होगा टाइम के साथ, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा. अब क्वेश्चन ये आता है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि लाइट यूनिफॉर्म आ रही है, राइट? हमें परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ऐसा लगता है कि लाइट यूनिफॉर्म आ रही है. ओके, ऐसा होता नहीं है. हमारी आंखें राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी पता ही नहीं कर पाती. मान लो आई नॉट हम अभी निकाल के लाए हैं, मान लीजिए सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट है, तो 4 आई नॉट भी हो रहा होगा और 0 भी हो रहा होगा. यस, आप समझिए, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सेम कंडीशन में एमिट कर रहे हैं इक्वल इंटेंसिटी की लाइट, तो आपने देखा है जब इंटेंसिटीज इक्वल होती हैं तो मैक्स वैल्यू कितनी जाती है, 4 आई नॉट, और मिन वैल्यू कितनी जाती है, 0. अभी मैथमेटिकली निकाल के लाएं, मैक्स इज 4 आई नॉट, मिन इज 0, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 2 आई नॉट. ये हमारी आंखों को दिखता है, हमारी आंखों को 2 आई नॉट दिखता है, जबकि एक्चुअली वो 4 आई नॉट और 0 हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी हो रहा है कि हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर ये जो दो सोर्सेस मैंने बनाए हैं S1 और S2, अगर इनका ओरिजिनेटिंग सोर्स एक ही हो, मान लीजिए ये किसी एक सिंगल सोर्स से ही बने हैं, तो ये प्रॉब्लम टाइम के साथ ये फेज का वेरिएशन टाइम के साथ नहीं होगा, राइट? तो आपकी बुक्स में जो पहला डायग्राम बना हुआ है, जब आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा तो यही से शुरू किया होगा, बट यहां से शुरू में आपको याद करना पड़ेगा. अब शायद आप बेटर समझ पाओगे. अगर आप अपने डायग्राम में ये ना बनाओ तो यहां पे इंटरफेरेंस कभी होगा ही नहीं. ओके, इंटरफेरेंस होने के लिए जो इंटरफेरिंग सोर्सेज हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, उनका ओरिजिनल सोर्स कोई एक ही होना चाहिए, तभी ये फेज वेरिएशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ओके, जैसे लेजर हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट? लेजर इज अ हाईली कोहेरेंट सोर्स. ओके, अब मुझे बताओ, कैन टू इंडिपेंडेंट लेजर सोर्सेस प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस? हो सकता है ये क्या? कैन टू इंडिपेंडेंट लेजर सोर्सेस प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस? सोच के बताओ. आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है. नो, दे कैन प्रोड्यूस. देखो, यही बस समझना है. लेजर, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो मोनोक्रोमेटिक और हाईली कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, ऐसी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो मोनोक्रोमेटिक, देखो क्रोमा इज फॉर कलर, अगर मैं बोल दूं मोनोक्रोमेटिक तो यहां पे ये क्रोमा इज फॉर कलर. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट अवेलेबल हो. तो अगर दो ऐसे सोर्स हैं, ये रीजन और एजर्शन में क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि दो लेजर सोर्सेस, बस ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड होना चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक हैं और हाईली कोहेरेंट है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट? इतना सब करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस,
दीपिका, मैंने टेस्ट कुछ ऐड किए हुए हैं, आपने देखे क्या आपके कोर्स में? मैंने ऐड किए हैं कि नहीं मुझे ये नहीं याद है। ये लाइट वाइट वाले सब टेस्ट एडेड है, बहुत अच्छे टेस्ट हैं ये, बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट याद हो जाए। सबसे जरूरी कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेस की, ये सबसे जरूरी कंडीशन है, याद रखिएगा। अगर ये नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ should be exactly same. Second condition, A1 should either be equal or approximately equal to A2. ठीक, एक और कंडीशन है, सोर्सेस मस्ट बी नैरो।